हेलो बच्चों, हमारा यह कंसेप्ट वीडियो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पर आधारित है। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस बिटवीन टू और मोर वेव्स इज जस्ट एन एडिशन और सुपरपोजिशन प्रोसेस which results in a new wave pattern। बच्चों, किन्हीं दो या दो से अधिक वेव्स के बीच के इंटरफेरेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वह कुछ नहीं बल्कि एक कॉमन पॉइंट पे उन सभी वेव पैटर्न्स का एडिशन है, उन सभी वेव्स का सुपरपोजिशन है और उन सभी वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के कारण उस कॉमन पॉइंट का एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है और हम कहते हैं कि एक रिजल्टेंट नया वेव पैटर्न डेवलप हुआ है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल वेव्स। तो अगर एक वेव को मैं y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करता हूं, सिमिलरली मैं एक दूसरी वेव को ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब ये बच्चों जो फाइव है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज इनिशियल फेज ऑफ द वेव। अब इनिशियल फेज ही डिसाइड करता है कि स्ट्रिंग में अगर कोई वेव हमने इंसिडेंट कराई है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। अब चूंकि यहाँ पे फाइव ऐड करने से जो आर्ग्यूमेंट है, जो फेज है, ओवरऑल फेज है, वो बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी दूसरी वेव है वो फाई के करस्पॉन्डिंग जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा उतना वो आगे चल चुकी होगी हमारी स्ट्रिंग में। तो अगर आप टाइम इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे दोनों की लोकेशन ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों की लोकेशन डिफरेंट होगी। अब अगर आप सेम मोमेंट ऑफ टाइम, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दोनों को कंबाइन करें तो उनके कॉम्बिनेशन से एक नया वेव पैटर्न मिलेगा। इसी सुपरपोजिशन प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स कहते हैं। यहाँ पर बच्चों दो से ज़्यादा वेव्स भी हो सकती हैं। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एज y1 प्लस y2 बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये चीज़ आती है। थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस कर लिया जाए बच्चों। पहली वेव को हम ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ दूसरी वेव को ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स लग रही है बच्चों, ध्यान से देखिएगा मैं कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर दोनों फंक्शंस को ऐड करके जो रिजल्टेंट फंक्शन मिलता है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू। तो यहाँ पर अगर हम सेम फंडा लगाएं तो चूंकि बच्चों दोनों ही वेव्स के एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है, a1 इज इक्वल टू a2 है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, तो यहाँ पे हम उसे कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे हमने साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और फाइनल हमें ये इक्वेशन मिलती है which gives y is equal to 2a cos phi by 2 sin kx minus omega t plus phi by 2। अब अगर हम इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें सो इट कैन बी रिटन एज y is equal to कैपिटल A sin of kx minus omega t plus phi by 2 where capital A is the resultant amplitude and it is expressed as capital A is equal to twice of amplitude of incident waves multiplied by cosine of phi by 2 where phi is the initial phase difference between two participating waves। अब बच्चों बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की।
इंटरफेरेंस इन जनरल क्या प्रोसेस होती है ये आपको आइडिया लग गया होगा। अब इसके कई केसेस हो सकते हैं, कई टाइप के डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं। उन्हीं रिजल्ट्स के आधार पर हम डिसाइड करते हैं वेदर द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेव फॉर्म आपको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंटेड हैं, जिनके एम्पलीट्यूड्स स्मॉल ए यानी कि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये दोनों वेव्स अगर एक कॉमन पॉइंट पे इंटरफेयर करें तो हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, या कंपेयर करने पे मालूम चल रहा है कि ये इन दोनों ही इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा है। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इन दोनों के एडिशन से आया होगा। तो बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड का सम होता है। हालांकि इसमें कुछ कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं हमने कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। फेज डिफरेंस आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, दोनों सेम फेज में हैं। So this is the equation of resultant wave. Y is equal to capital A sine of kx minus omega t plus phi by 2. Capital A means the amplitude of resultant wave is equal to twice of small a cos phi by 2. For constructive interference, amplitude capital A is maximum. That means capital A is equal to twice of small a. तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स प्रोड्यूस बाय टू पार्टिसिपेटिंग इंसिडेंट वेव्स। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेट करें तो हमें कंडीशन क्या मिल रही है, 2a इज इक्वल टू 2a cos phi by 2. So this gives us cos phi by 2 is equal to 1. That means phi by 2 should be equal to 0 plus minus pi plus minus 2 pi. So phase difference for constructive interference is equal to plus minus 2 pi, or we can say that when it is even multiple of pi. तो जब भी जो फेज डिफरेंस है दोनों पार्टिसिपेटिंग वेव्स के बीच, आप ये बच्चों जनरल कंडीशन मान लीजिए कि जब भी ये फेज डिफरेंस फाई पाई के इवन मल्टीपल्स में होगा, लाइक 0, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 14 पाई, 28 पाई, तब जो भी इंटरफेरेंस होगा वो आपको कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट देगा, यानी कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव मतलब आइडिया लग गया होगा आपको कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही वेव्स आउट ऑफ फेज हैं, दैट मीन्स एग्जैक्ट अपोजिट है एक दूसरे की, दे आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे जब दोनों वेव्स का कॉम्बिनेशन हम देखें तो एम्पलीट्यूड इज 0, देर इज नो वाइब्रेशन, देर इज नो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस। मैथमेटिकली इसे एनालाइज करने पे मालूम चलेगा बच्चों कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इट इज़ 0, तो हमें वो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी फेज डिफरेंस की जिनके लिए हमें 0 आउटपुट मिल रहा है, ताकि एक प्रैक्टिकल रीजन से हम उन वैल्यूज़ को फिल्टर आउट कर सकें। क्योंकि अगर हम कंबाइन कर रहे हैं दो वेव्स को, डेफिनेटली हमें कुछ रिजल्टेंट चाहिए होगा। अगर आप 0 रिजल्टेंट या 0 डिस्टर्बेंस वाले रिजल्ट्स को फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो यू मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ फेज डिफरेंसेस बिटवीन टू वेव्स which gives us destructive interference result. So for destructive interference, amplitude A is minimum, that means it is equal to 0. तो 0 को इक्वेट किया जाए 2a cos phi by 2 से, यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है cos phi by 2 is equal to 0. तो यह तब होता है बच्चों जब phi by 2 is either plus minus pi by 2 और plus minus 3 pi by 2 and so on. क्यों कहें कि जो फाई यानी कि फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल होगा तो उन केसेस में आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम यानी कि 0 मिलेगा।
और हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो क्लियरली फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये ऑड मल्टीपल्स को हमने रिप्रेजेंट किया है 2n+1 इंटू पाई से।